आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस पाइथन। एडवांस कोर पाइथन में हमने सारे फंडा देखे बहुत ही अच्छी तरीके से, उनकी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी दिए, प्रैक्टिस किया और आपको कंसेप्चुअल मैंने क्लियर भी करवाया। अब आज एक सिंपल सी बात, जो आज हम बेहतरीन मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जो मेन हमारा पर्पस था पाइथन सीखने का, हमारा जो मेन समझ लो कि ये जो ट्रेनिंग, इतने सारे वीडियोस हमने देखे हैं वो किस पर्पस के लिए किए हैं, तो कि एडवांस पाइथन हम कोई वेब एप्लीकेशन बना सके या कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सके, उसका एडवांस हद तक यूज़ कर सके, उसके लिए हम इधर तक पहुँचे थे। और उसी का यूज़ करके आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिजेंगो लाइब्रेरी पाइथन की। अब मैं डिजेंगो की मैं बात करूं तो व्हाट इज जेंगो, जेंगो क्या है, तो कि जेंगो एक पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो MVC फ्रेमवर्क बोला जाता है। उसमें गूगल में आप जाओगे तो MVP MVI कुछ बोलते हैं, ठीक है, पर मैं तो आपको प्रैक्टिकली देसी भाषा में, अगर जावा की भाषा में समझाऊंगा, जैसे इतने दिन से मैंने सारे कंसेप्ट पर्टिकुलर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज की तरह ही मैं सिखाता हूँ, उसी तरीके से ये भी मैं आपको कॉमन लैंग्वेज की तरह ही पूरा सिखाने वाला हूँ। आपको इतना मज़ा आएगा जेंगो सीखने में, क्योंकि आप ऑनलाइन जेंगो सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको जो स्ट्रक्चर वाइज है बस उतना बताकर बात ख़त्म कर देंगे, पर आप अगर मेरे वीडियो देखोगे तो आपको डीपली पता चलेगा कि ये चीज़ कैसे बनी होगी, ये चीज़ कैसे बनी होगी, ये चीज़ कैसे बनी होगी। मतलब मैं क्या करूँगा, पूरा जेंगो कस्टमाइजेशन करके आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए आज से हम जेंगो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपके लैपटॉप के अंदर जेंगो नाम की लाइब्रेरी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक नोटपैड फाइल ही बना दी है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, इतने रूल्स हमें फॉलो करना है, पर उसमें से ये रूल्स अभी हम फॉलो करने ही नहीं वाले। ये रूल्स हम तो ये पर्टिकुलर इतने ही स्टेप आपको फॉलो करना है, हमें ये फॉलो नहीं करना है, क्योंकि फ़िलहाल आज के लेक्चर में तो हम डेटाबेस कनेक्शन सीखने ही नहीं वाले। हाँ, डेफिनेटली मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज जेंगो फ्रेमवर्क हम बनाएंगे क्यों, जेंगो फ्रेमवर्क हम यूज़ क्यों करेंगे। तो क्या एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे वेबसाइट ही बनानी हो, स्टैटिक वेबसाइट ही बनानी हो, तो वो तो मैं HTML CSS jQuery जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी कर सकता था। पर जेंगो क्यों, वाई वी नीड जेंगो, तो सबसे पहले हमें जेंगो क्या प्रोवाइड करता है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो जेंगो हमें प्रोवाइड करता है एडवांस, मतलब के पाइथन का कोड, मतलब कि जो हम कोर पाइथन में लूप और वो सब कुछ समझे, वो सब कुछ चीज़ हम HTML कोड के साथ साथ लिख सकते हैं। मतलब हम जितने भी डेटा स्टैटिक होते हैं, लाइक समझ लो कि मुझे कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है, मैं आपको पहले 1-2 मिनट प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। समझ लो कि मुझे कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है, मैंने कोई वेब एप्लीकेशन बना दिया, लाइक एक एग्जांपल हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं। चलो मैंने बनाई वही वेबसाइट ले लेते हैं, brilliantsearch.com। अब समझ लो कि ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। अब इस ई-कॉमर्स वेबसाइट को मुझे पता नहीं है कि किस लैंग्वेज में बनाना है, किसी क्लाइंट ने मुझे बोला कि विजय भाई मुझे इतना बनाकर आप दो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये तो बस इमेजेस और वो सब कुछ ही है, तो लाओ मैं HTML CSS से डिज़ाइन कर देता हूँ। तो मैंने समझ लो कि पूरा होम पेज HTML CSS jQuery से पूरा ये पेज डिज़ाइन कर दिया। दूसरा ये इधर मैंने ये जो भी कैटेगरी के नेम लिखे हैं वो स्टैटिक लिख दिए। स्टैटिक लिखने के बाद मैंने ये स्टैटिक कर दिया।
ये भी एक पेज स्टैटिक बना दिया, उसमें ये अंगूठे की इमेजेस है वो भी मैंने स्टैटिक डाल दी। उसके बाद मैंने ऐसा सब कुछ पूरी वेबसाइट है ना, उसको पूछा नहीं उस क्लाइंट को और स्टैटिक बना दी। समझ लो ये पूरा सब कुछ स्टैटिक बना दिया। ठीक है, अब बात आया कि लाओ मुझे इसमें से ये अंगूठी परचेज करनी है। ठीक है, तो एडमिन को पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्डर किसका आया है? कोई यूज़र कॉल करके तो पूछेगा नहीं कि विजय भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मुझे इस एड्रेस पर भिजवा दो। तो वो एडमिन क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं तो लिखेगा, या तो वो नोटबुक में लिखेगा कि विजय भाई का ये इस तारीख को एक ऑर्डर आया है, इस एड्रेस पे भेजना है। कितनी क्वांटिटी के? तो 2 क्वांटिटी। अब समझ लो कि बाई चांस गलती से वो नोटबुक गुम गई, तो उस कंपनी को कितना लॉस हो जाएगा? उसके लिए वो क्या करेगा, एक्सेल शीट मैनेज करना पड़ेगा। अब एक्सेल शीट मैनेज कर करके वो कितना मैनेज करेगा, उसको खुद से वो एंट्रियां करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये पहला क्वेश्चन आया कि खुद से उसको एक्सेल शीट में एंट्रियां करनी पड़ेगी। ऑर्डर यूज़र को चाहिए और एडमिन को एक्सेल शीट मैनेज करना पड़ेगा। पैसा आया नहीं आया वो डालना पड़ेगा। चलो वो पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे क्वेश्चंस की मैं बात करूं कि समझ लो कि एडमिन को ने यूज़र ने ये पूरा डिज़ाइन कर दिया, मतलब आपने पूरा डिज़ाइन कर दिया। अब कल उठ के मुझे एक और कैटेगरी ऐड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैटेगरी मैन्युअली जाके कोड में जाके ऐड करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद ये ऐसा एक पेज बनाना पड़ेगा, आपको मैन्युअली एक ऐसा पेज बनाना पड़ेगा। उसके अंदर ऐसे इमेजेस और ये सब कुछ लुक एंड व्यू वापस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप पूरे थक जाओगे। ऐसे कितने पेज बनाओगे? सपोज के समझ लो कि इस पे क्लिक करूँ तो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये पेज खुले, उसका डिस्क्रिप्शन आए, उसका क्वांटिटी, उसका प्राइस आए, उसका नाम आए। अगर मैं क्लिक करूं तो ये कार्ट में जो जिस पे मैंने क्लिक किया वही आए। अब समझ लो कि कल उठ के आप सोचो कितनी कैटेगरी है और कितने प्रोडक्ट है। अब आप जितनी प्रोडक्ट होगी उतने सारे आपको पेजेस बनाने बैठने पड़ेंगे। अब आप वेबसाइट बना रहे हो कि पूरा आचार डाल रहे हो? समझ रहे हो? मतलब आप पागल हो जाओगे वेबसाइट अगर बनाते बनाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या, तो कि डायनेमिक, हम क्या करेंगे, डायनेमिक वेब पेज बनाएंगे। टोटल वेब पेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज होता है और एक डायनेमिक वेब पेज होता है। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंट क्या है? तो इतने दिन से बहुत सारे लोगों को मैंने ये क्वेश्चंस पूछा है, तो मैक्सिमम पब्लिक का तो आंसर यही होता है कि सर स्टैटिक वेब पेज यानी उसमें बस सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ चेंज नहीं होता है। और डायनेमिक मतलब उसमें कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। ये आंसर मैक्सिमम पब्लिक बोलती है। उनका जो इंटेंशन है वो बराबर है, पर उनका जो आंसर है वो 100% गलत है। उसका रीज़न मैं बताना चाहूँ आपको। अगर मैं कोई स्टैटिक वेब पेज मतलब कि एक पेज बनाया जिसके अंदर मैंने HTML कोड डाल दिया, उस पेज को मैं राइट क्लिक रन ऑन सर्वर कर रहा हूँ, वो पेज रन हो जाएगा। ओपन विद में ब्राउज़र करूँगा वो सीधा रन हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ समझ लो कि मैंने एक HTML पेज बनाया, उसके अंदर एक H1 टैग लिख दिया, उसके अंदर हेलो लिख दिया, इसको मैंने रन कर दिया, ये रन हो गया, सीधा रन हो गया। अब मुझे इसी पेज के अंदर समझ लो कि लूप घुमाना है, क्योंकि मुझे ये हेलो 5 बार लिखना है। अगर आपको इसी हेलो को 5 बार लिखना होगा तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और तब जाके वो 5 बार आएगा। अब कल उठ के 6 बार चाहिए तो आपको मैन्युअली आके ऐड करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन
इसका सॉल्यूशन करने के लिए ही तो इतने दिन से हमने कोर पाइथन पढ़ा है कि हम लूप घुमा दे। अब मैं वो पाइथन का कोड गिनो, जावा का कोड गिनो, पीएचपी का कोड गिनो, किसी भी डेवलपमेंट लैंग्वेज की बात करो, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट कोड हो गया। अब समझ लो कि मैं डेवलपमेंट कोड इस HTML पेज में लिख सकता हूं तो कि नहीं लिख सकता। अगर आप लिखोगे, समझ लो कि आपने इधर फॉर लूप लिखी, फॉर आई इन रेंज 2। अब आपने ऐसा लिखा तो ये तो क्या करेगा, ऐसा क्या ऐसा प्रिंट कर देगा। ये थोड़ी इस रिस्पॉन्स को समझ पाता है। मतलब कि ये पेज का जो रिक्वेस्ट है ना, वो स्टैटिक रिक्वेस्ट है। मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं समझ आ रहा है आपको? जेंगो फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो उसके पहले आपको उतना नॉलेज होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जेंगो हम क्यों इंस्टॉल करेंगे, जेंगो का स्ट्रक्चर क्यों ऐसा है, वाया वगैरह वगैरह वगैरह। एक सिंपल सी मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेज है इट्स कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज। इसका जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो स्टैटिक होता है। इसीलिए तो ये पेज देखो रन हुआ, क्या हुआ, रिस्पॉन्स ऐसा दे रहा है। मतलब वो इस जावा कोड या पाइथन कोड को समझ नहीं पा रहा है। अब इसको कौन समझ पाएगा, पाइथन के कोड को कौन समझ पाएगा। प्लस पॉइंट, इसका रिस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए था, हेलो 2 बार। वो रिस्पॉन्स कौन देगा? तो इसके लिए हमें इसी पेज को वाया सर्वर थ्रू रन करना पड़ेगा। मतलब इतना समझ लो कि जो पेज विदाउट सर्वर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे रहा है इट्स कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज, और जो वेब पेज विद सर्वर रिक्वेस्ट लेके जा रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है इट्स कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज। उसमें आपको समझ लो कि आपने कोई डायनेमिक वेब पेज बनाया और उसमें सिर्फ हेलो लिखा, और अगर आप उसको वाया सर्वर के थ्रू रन कर रहे हो, क्योंकि वो विदाउट सर्वर रन ही नहीं होगा, विदाउट सर्वर वो रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो विदाउट सर्वर रन ही नहीं हो रहा है और आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, भले आपने कोड सिंपल सोबर हेलो ही क्यों ना लिखा हो, फिर भी वो आउटपुट नहीं देता। लाइक एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, a.php। ठीक है, देखो मैंने ये कोड कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया। ओपन विद ब्राउज़र होगा नहीं, मुझे फोल्डर में जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये a.php ओपन विथ क्रोम, ये देखो सिर्फ कोड दे रहा है। मतलब ये तो क्या कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जो लिखा है वही आउटपुट दे रहा है। अब अगर आउटपुट आपको चाहिए तो इस वेब पेज की जो रिक्वेस्ट है उसको आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं वाइस वर्सा इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मैं किसी पेज को डायरेक्टली रन करता हूँ, अगर ब्राउज़र उसकी रिक्वेस्ट समझता है और रिस्पॉन्स दे देता है ऑन द स्पॉट, इट्स कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज। अगर मैं रिक्वेस्ट लेके गया और ब्राउज़र समझ ही नहीं पा रहा और रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब समझ लो कि वो डायनेमिक वेब पेज है। अब उस वेब पेज के लिए ब्राउज़र और वेब पेज के बीच में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सर्वर का काम क्या होगा, उस वेब पेज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उस पेज को पूरा ट्रांसलेट करेगा। मतलब ये जो कोड आपने लिखा था ना, ये वो सर्वर किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, इस तरीके से सर्वर ऐसे कोड को कन्वर्ट करेगा। अब ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया कोड। उसके बाद वो ब्राउज़र में जाएगा और ब्राउज़र बाद में रिस्पॉन्स देगा। मतलब मीडिएटर क्या करता है, पूरे पेज को ट्रांसलेट ही करता है। ठीक है, तो आखिरकार हमारा कोड तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HTML में ही। भले ही आपने लूप लिखाई, पर हाँ आपको बेनिफिट क्या मिला
कि आपने तो एक ही बार लिखा और लूप घुमाई, 100 बार लिखना नहीं पड़ा, 100 बार अपने आप वो मीडिएटर ट्रांसलेट कर रहा है और रिक्वेस्ट लेके जाता है और रिस्पॉन्स देता है। तो वेब पेज कैसे वर्क करता है वो पता चल गया। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस पता चल गया आपको। चलो, इधर तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम पाइथन क्यों इंस्टॉल करेंगे वो आपको समझ आ गया, क्योंकि मुझे डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनानी है। क्योंकि अगर मैंने जैसे बताया कि ये वेबसाइट में पूरी स्टैटिक बनाऊंगा तो लाखों जितनी फाइल बन जाएगी, हजारों तो नॉर्मल बन ही जाएगी फाइल, पर उस हजारों फाइलों को मैं कॉमन बनाना चाहता हूँ कि समझ लो कि ये पूरी जो कैटेगरी है इसको मैं लूप घुमा दूँ, ऑटोमेटिक कैटेगरी आ जाए, कैटेगरी का कहीं टेबल पे स्टोर हो मैं, मतलब समझ लो कि अभी मैं जो बोल रहा था ऑर्डर वाली जो चीज़ बता रहा था उस ऑर्डर वाली चीज़ की मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है, इधर से जैसे ही ऑर्डर जाए तो क्या हो जाए, डेटाबेस टेबल में स्टोर हो जाए, एडमिन को वहाँ से शो हो जाए, तो एडमिन को ना स्टोर करना पड़ा, यहाँ से जैसे उसने ऐड टू कार्ट किया, प्लेस ऑर्डर किया, वो वहाँ स्टोर हो गया। मतलब जेंगो या एडवांस फ्रेमवर्क हम क्यों सीखेंगे, ये उसका पर्पस है। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ तो मैं PHP में भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ, बराबर। प्लस पॉइंट ये चीज़ अगर मैं सिंपल HTML से भी कर सकता हूँ और अजेक्स या नोड.js या उससे भी कर सकता हूँ, तो या डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हम जेंगो की बात करें तो जेंगो में है ना ये चीज़ डायरेक्टली नहीं होती। जेंगो में आपको बता देना चाहता हूँ पूरा एडवांस फ्रेमवर्क है, उसमें सिंपल वे से कोई काम ही नहीं होता, टोटल काम MVC से ही होता है, वाया कंट्रोलर थ्रू ही होता है। अगर मुझे फाइल को ओपन करना है तो HTML में हम क्या कर देते हैं, इधर लिंक दे देता है, एंकर टैग में जिस पेज पे जाना उस पेज की लिंक दे देता है, उस पेज पे वो चला जाता है। पर इन जेंगो वैसा नहीं होगा, वो वाया कंट्रोलर थ्रू फाइल को ओपन करेगा। वो तो हम देखते हैं इंस्टॉल करने के बाद, और एक हल्लो प्रोग्राम देखने ही वाले हैं आज के लेक्चर में। पर आपको इधर तक 100% क्लियर हो गया होगा कि हम जेंगो क्यों सीखना चाहते हैं, कि हम जेंगो में ही ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए तो बेनिफिट इतना मुझे ज़रूर मिलेगा कि मुझे लूप घुमाने का मौका मिलेगा, इस पे क्लिक करने पे एक ही पेज बनाऊंगा, ये सिर्फ जो इमेज और ये जो इमेजेस है वो डायनेमिक आ जाए, उसके रिगार्डिंग मैं रिकॉर्ड फिल्टर करके लाता जाऊँ और ये पूरा डायनेमिक बनता जाए। मतलब ये सभी कैटेगरी के लिए एक ही पेज बनेगा, सब कैटेगरी के लिए एक ही पेज बनेगा। मैं तो चाहूँ सब कैटेगरी के लिए भी ये जो कैटेगरी वाला पेज है उसी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। सब भी पूरे प्रोजेक्ट में अगर 50,000 प्रोडक्ट है तो उन 50,000 प्रोडक्ट के लिए 50,000 फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल बनेगी। जो मैं यूनिक चीज़ होगा वो हम आगे देखते जाएंगे। उस प्रोडक्ट पेज में मैंने जो प्रोडक्ट के स्क्रीन में जो चीज़ मैंने यूनिक रखी होगी उस यूनिक चीज़ से मैं डेटा गेट कर सकता हूँ और 50,000 फाइल की जगह में एक ही फाइल में मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम जेंगो सीखेंगे, इसके लिए हम डेटाबेस कनेक्शन सीखेंगे। जेंगो हमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जेंगो हमें बहुत ही फास्टनेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, वो मैं डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकली दिखाने ही वाला हूँ, डेली का लेक्चर डेली हम सीखने ही वाले हैं। ठीक है, इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं जेंगो के इंस्टॉलेशन पे। तो उसके लिए मैंने ये फाइल लिख दी है, इसको हमें, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पिप, अब मैंने आपको इतने दिन से पिप के रिलेटेड बताया कि नहीं बताया आई डोंट नो, पर अब हम बताते हैं। देखो, व्हाट इज पिप इन पाइथन।
देखो, पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, इतना समझ लो, सिर्फ इतनी भाषा से समझ लो। और अब हम प्रैक्टिकली समझाते हैं कि व्हाट इज पिप। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी मैं बात बताना चाहूँगा। आपने पाइथन इंस्टॉल किया, ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करते ही सारी लाइब्रेरियाँ इंस्टॉल हो गई होगी? नहीं। आज मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ जावा की। जावा का सेटअप आप जब इंस्टॉल करते हो ना, तब वो जेडीके में लाइब्रेरी इंस्टॉल करता है, जेडीके में लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आप जेडीके जब इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या लगता है, वो जेडीके में जो लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है वो सारी लाइब्रेरियाँ इंस्टॉल हो जाती है? नहीं। अगर आप एडवांस जावा यूज़ करना स्टार्ट करते हो, एडवांस जावा हो, स्प्रिंग बूट हो, या कुछ भी चीज़ न्यू सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अलग से लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है, उस लाइब्रेरी को प्रोजेक्ट के अंदर डालना पड़ता है, तब जाके वो लाइब्रेरी आप यूज़ कर पाते हो। तो उसी तरीके से पाइथन है, हर एक लैंग्वेज में कॉमन चीज़ होती है। मैंने बताया आपको कि आप पर्टिकुलर किसी जेंगो को सीखने जा रहे हो, ऐसा मत सोचना। ये जेंगो भी है, ये पीएचपी का लारावेल भी है, ये जावा का स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी है। सभी लैंग्वेज में एमवीसी फ्रेमवर्क कॉमन ही होते हैं। अगर आपको एक फ्रेमवर्क का अगर फ्लो क्लियर हो गया तो आप डेफिनेटली एंगुलर नोड जैसे अच्छे से अच्छे फ्रेमवर्क को भी इजीली क्रैक कर सकोगे, इजीली सीख सकोगे। अब मैं बताना चाहूँगा आपको व्हाट इज पिप। तो पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। जो उसने लिखा है वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कहने का पर्पज समझो आप, कि आज सभी लाइब्रेरियाँ इंस्टॉल नहीं हैं, सभी चीज़ हमारे में सीएमडी से होती है, हम मैन्युअली इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं कुछ भी चीज़। अब हम मैन्युअली चीज़ नहीं इंस्टॉल करते तो कोई तो ऐसा एग्जीक्यूटर होना चाहिए ना, कि जिसका यूज़ करके मैं लाइब्रेरिया पाइथन की इंस्टॉल कर सकूं। तो वैसा इंस्टॉलर कौन है? पिप, जो मैनेजर फॉर पाइथन है, मतलब के पैकेज मैनेजर। उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है पिप के अंदर। मैं पिप का यूज़ करके डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसमें से आज हम कौन सी लाइब्रेरी सीखने वाले हैं? डिजेंगो लाइब्रेरी, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं सीएमडी ओपन करूं और मैं पिप इंस्टॉल, देखो मैं पिप में से इंस्टॉल कर रहा हूं क्या? डिजेंगो। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरे लैपटॉप में तो ऑलरेडी डिजेंगो लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं तो नहीं इंस्टॉल करूंगा, पर आप जरूर एंटर करोगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जैसे हम प्रोजेक्ट को इतने दिन से कोर पाइथन में रन करते थे तो पाइथन फाइल का नाम लिखते थे, ठीक है। तो उसके लिए फाइल हमारे पास थी, पर पाइथन एग्जीक्यूटर के लिए हमने, आपको याद हो तो पहले दिन मैंने आपको इंस्टॉलेशन में बताया था कि पाथ हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो हम मैन्युअली पाथ दें, या तो आप पर्टिकुलर जब इंस्टॉल करते हो तब आपको टिक करने का ऑप्शन देता है, आप टिक करोगे तो अपने आप पाथ दे देगा। अब जब अपने आप पाथ देगा तो वो दोनों का पाथ दे ही देगा, पिप का भी दे देगा। देखो पाथ पे गया मैं, ये पाइथन पे आया मैं, तो देखो इस पाथ को मैं कॉपी करता हूं, आता हूं, तो देखो इधर python.exe फाइल है, मैं इस python.exe फाइल का यूज करके इस फाइल को रन कर रहा हूं, ठीक है। अब उसी के अंदर एक स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारा पड़ा होगा pip.exe, ठीक है। देखो मेरे अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है जेंगो, देख रहे हो आप? अब मैंने बताया पिप इंस्टॉल डी जेंगो। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पिप का भी पाथ सेटअप हुआ होना चाहिए,
अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप क्या करोगे, इधर तक का पाथ कॉपी करोगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, पाथ, और उसके ऊपर देखो मैंने इधर भी पाथ सेट कर दिया है, आप देख रहे हो, स्क्रिप्ट तक का मैंने पाथ डाल दिया है। अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप क्या करोगे, पाइथन तक का पाथ और स्क्रिप्ट तक का पाथ, मतलब पिप तक का पाथ आप पाथ वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। उसके बाद आप cmd ओपन करोगे, पिप इंस्टॉल डिजेंगो लिखोगे, एंटर करोगे। एंटर करते ही आपके लैपटॉप में भी मैंने जैसे अभी बताया आपको, पिप फोल्डर में django-admin.py और pip-admin.exe फाइल आपको दिखी, वो पूरा जेंगो है, ठीक है। जेंगो आपका इंस्टॉल हो जाएगा इस कमांड से। वी कैन इंस्टॉल एनी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी यूजिंग cmd पिप। ये क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज पिप, क्लियर? हाँ, तो अभी जैसे हमने बताया और मेरे में मैंने बताया कि भाई डिजेंगो लाइब्रेरी ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड ही है, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल डिजेंगो आपके अंदर हो गया होगा, आई होप। पिप क्या है वो भी समझ आ गया आपको। अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं डिजेंगो लाइब्रेरी का यूज़ करके, ठीक है। अब सभी चीज़ मैंने बताया ना, पाइथन में टोटल cmd बेस होता है। अगर प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे से ही करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई ड्राइव में चले जाते हैं, सॉरी ई ड्राइव में cd पाइथन बैच में चले जाते हैं। उसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तब प्रोजेक्ट देखो, जेंगो इंस्टॉल करना था, पिप के यूज से किया। पाइथन की कोई फाइल रन करनी थी, पाइथन का यूज करके करता हूँ। तब जेंगो में मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं किसकी हेल्प से करूँगा, और सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मुझे जेंगो फ्रेमवर्क का ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जेंगो फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर में ही सारी फाइलें क्रिएट करनी है, वो कैसे पता चलेगा? आप इतने दिन से, हाँ मैं पहले ही बता देता हूँ कि अदर लैंग्वेजेस में पहले मोड आता है मैन्युअली सब चीज बनाना, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल आता है, और उसके बाद लास्ट हाई लेवल आता है, बराबर। मतलब कि मैंने सिंपल HTML पेज बनाया, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो मैं HTML की एंकर टैग का यूज़ करके चला जा सकता हूँ। ASREP में जो पेज लिखा उस पेज पे चला जा सकता हूँ। उसमें अगर मुझे फॉर्म बनाना है, मैं सादी HTML टैग का फॉर्म टैग यूज़ करके कर सकता हूँ। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद डेटा को दूसरे पेज पे ले जाना है तो मैं एक्शन का यूज़ करके डेटा ले जा, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अभी थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा नहीं भी समझ आएगा। एक्शन टैग में दूसरे पेज पे जाके मैं उधर मैं जिस मेथड से डेटा पास कर रहा हूँ डायरेक्टली गेट करके सीधा इंसर्ट का क्वेरी फायर करके मैं डेटा स्टोर भी कर सकता हूँ, ठीक है। पर उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है सिक्योरिटी का। उसके बाद हाई फ्रेमवर्क, लाइक PHP की बात करूँ तो लारावेल है, कोडिग्नेटर है। लारावेल ही समझो, ORM जो डेटा जो फ्रेमवर्क है उसी को हम समझते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम उसकी ORM की बात करें, वैसा PHP की बात करूँ तो लारावेल की मैं बात करूँ। अगर मैं जावा की बात करूँ तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क की मैं बात करूँ। आज मैं .NET की बात करूँ तो एंटिटी मैनेजर वाला फ्रेमवर्क की मैं बात करूँ, MVC6 की मैं बात करूँ, ठीक है। आज मैं नोड की बात करूँ तो नोड खुद ही ORM फ्रेमवर्क है। तो आप समझ लो कि कहने का पर्पस समझो, तो जो ORM जो फ्रेमवर्क है वो लास्ट में आता है हर एक लैंग्वेज में सीखने के लिए। बाकी उस सभी लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाती है बात। पर पाइथन ही एक ऐसी एडवांस लैंग्वेज है जिसके अंदर डायरेक्टली जेंगो फ्रेमवर्क है,
वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है तो हमारी जेंगो लाइब्रेरी है। अब जेंगो लाइब्रेरी के अंदर खुद ORM फ्रेमवर्क है, जेंगो खुद एक ORM फ्रेमवर्क है। अब सोचो सीधा तीसरा पड़ाव हम सीखने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है मेरे पहले लेक्चर में 50% समझ आए, सेकेंड लेक्चर में 70% समझ आए, थर्ड लेक्चर में जाते जाते आपकी गाड़ी पिकअप पकड़े। पर मैं यही बताना चाहूँगा कि आप मेरे शेयर सारे वीडियो शांति से स्टेप बाय स्टेप देखें और सीखें। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप अगर मेरे 3 से 4 वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी पिकअप पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं पूरा एक एक चीज़ कैसे बना होगा, कस्टमाइजेशन कैसे हुआ होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते जाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें जेंगो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जेंगो में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए है ये कमांड। अब देखो ये फाइल कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी, ठीक है, तो इसका भी बाय डिफॉल्ट पाथ सेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पीप का पाथ सेट किया। तो अब इसका हमें पाथ सेट नहीं करना पड़ता, उसका रीज़न क्या है? तो देखो आधे लोग को क्वेश्चन होता है कि सर इसका पाथ सेट नहीं करना पड़ेगा, तो मैं दिखा देता हूँ कि इधर इसका पाथ क्यों सेट नहीं करना पड़ेगा। जब हम पिप की लाइब्रेरी पिप का यूज़ करके जेंगो इंस्टॉल किया था तब ही django-admin.py फाइल आ ही गई थी। ये रही पूरी जेंगो की फ्रेमवर्क, ठीक है, और ये रहा पूरा django-admin.exe फाइल। अब इस django-admin.py फाइल का मैं यूज़ करके क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इधर मैं प्रोजेक्ट का नाम मर्जी चाहे वो लिख सकता हूँ, तो मैं मर्जी में लिखता हूँ कृष्णा, ठीक है, आगे लिख देता हूँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हरे कृष्णा नाम का। अब कहाँ वो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होगा, ई ड्राइव में पाइथन बैच फोल्डर के अंदर। तो पहले देख लेते हैं ई ड्राइव में। पाइथन बैच, उसके अंदर हरे कृष्णा नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके अंदर ये देखो, अब देख सकते हो इतनी फाइल क्रिएट होके ही आ गई, और ये प्रोजेक्ट भी आपके सामने क्रिएट हो गया है। अब इसको हम एक काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में ही ओपन कर देते हैं। ये CMD का एक्सटर्नल यूज़ करना अच्छा मुझे नहीं लगता है। अब देखो ये सब कुछ बंद कर देता हूँ। पहले इधर हरे कृष्णा फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। अब आज मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, पहले आप उसकी प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद उसका डीप लेवल में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।
आज मैं बहुत डीप में कोई चीज़ नहीं समझाने वाला, इतना मैं आपको बता देता हूँ। आज मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है तो मैं आपको इसको रन कर देता हूँ और इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, ये जो भी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ उसके पाथ तक तो हम पहुँच ही गए। अगर हमें CMD से मैन्युअली करना होता रन, तो हम क्या करते, ई ड्राइव में जाते, CD पाइथन बैच में जाते, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर जाते, उसके बाद हमारा कमांड रहता पाइथन manage.py रन सर्वर। अब आप शॉक हो गए होगे कि सर इतना तो मुझे समझ आया, मुझे इतना तो समझ आया, पाइथन manage.py तक तो मुझे समझ आया कि आप manage.py फाइल को रन करने वाले हो जो बाहर पड़ी है हरे कृष्णा फोल्डर के अंदर। पर ये रन सर्वर का मतलब क्या है? तो मैंने अभी तो आपको बताया कि अभी हम वेब एप्लीकेशन सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारा जो भी वेब पेज होगा, हमारी जो ये वेब एप्लीकेशन है वो पूरी सर्वर पे रन होने वाली है, क्योंकि सर्वर ही एक औलौती ऐसी चीज़ है जो हमारे कोड को, जो डायनेमिक कोड है उसको ट्रांसलेट करेगा, ब्राउज़र में फेंकेगा और ब्राउज़र उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अब जो ब्राउज़र हमें रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स देने वाला है, बराबर, तो डेफिनेटली ब्राउज़र पे आउटपुट देखने के लिए मुझे उस वेब एप्लीकेशन को सर्वर पे ही रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद सर्वर, आज समझ लो कि जावा है, तो जावा के अंदर हमारा जो भी फाइल होता है, वेब पेज होता है, उस वेब पेज को मैं अपाचे टॉमकेट सर्वर में रन करता होता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? आज PHP की बात करूँ तो PHP की अगर मुझे फाइल रन करनी हो तो मुझे डेफिनेटली इस अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है, जिसका पोर्ट नंबर 80 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने तो स्टार्ट कर ही रखा है। अगर मुझे जावा की JSP फाइल या सर्वलेट, जो डायनेमिक वेब पेज बोला जाता है, उस वेब पेज को अगर मुझे रन करना हो तो अपाचे टॉमकेट सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से पाइथन के अंदर मैंने ये रन सर्वर तो लिख दिया है। जेंगो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे रहा है, पर जेंगो हमें क्या सर्वर भी प्रोवाइड कर रहा है? पाइथन हमें सर्वर प्रोवाइड करेगा। आज समझ लो कि PHP की बात करूँ या जावा की बात करूँ, तो मैं अगर रन सर्वर करूँ पाइथन में, PHP या जावा या .NET या किसी भी लैंग्वेज में, अगर मैं फाइल को रन कर रहा हूँ और सर्वर पे रन हो रही है, तो मुझे सर्वर ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो क्या करता है, उस फाइल को सर्वर पे लोड करता है, सर्वर ट्रांसलेट करता है, ब्राउज़र पे जाता है, रिक्वेस्ट लेकर रिस्पॉन्स देता है। तो उसी तरीके से पाइथन में भी तो कुछ ऐसा होता होगा। अब पाइथन में मैंने इधर रन सर्वर लिख दिया, उसका मतलब ये फाइल मेरी है, ठीक है, वो सर्वर पे रन होगी, उतना तो कंफर्म हो गया, इस कमांड से इतना तो पता चलता है। पर उधर मैं ये सर्वर यूज़ करता हूँ, तो इधर कौन सा सर्वर यूज़ करता हूँ? तो आइए चलो देखते हैं हम। विच सर्वर यूज फॉर Django प्रोजेक्ट रन। तो देखो, ये रहा WSGI, एप्लीकेशंस दैट कैन रन मल्टीपल पाइथन करंट प्रोसेसेस विद इन अ सिंगल डायनो। मतलब देखो, हम जो HTTP सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात समझ लो कि इतना तो आप कंफर्म कर ही लो, आप इतना तो दिमाग में डाल ही दो कि जो भी हमारा सर्वर होगा वो हमारा सर्वर डेफिनेटली कौन सा होगा? HTTP सर्वर। क्योंकि हर एक वेब पेज का क्या होता है, एक HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। आपने कभी नोट किया है, अगर आप जेंगो में एप्लीकेशन बनाओ, पाइथन में बनाओ, PHP में बनाओ, जावा में बनाओ, .NET में बनाओ, नोड में बनाओ, HTML में बनाओ, कोई भी लैंग्वेज में बनाओ,
हर एक वेब पेज को अगर आप कॉपी करके अगर आप पेस्ट करोगे ना तो उसके आगे क्या लग जाता है, HTTP। अब व्हाट इज HTTP? व्हाट इज HTTP? आपको पता होना चाहिए कि HTTP क्या है। तो कि HTTP एक प्रोटोकॉल है जो डिसाइड करता है उस वेब पेज का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, उसको रिस्पॉन्स क्या देना, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है, हमारा HTTP। समझ रहे हो? अब HTTP में दो होता है, HTTP और HTTPS। अब HTTP मतलब नॉन सिक्योर और HTTPS मतलब सिक्योर। मतलब HTTP सबसे आप पहला ही ये काम करोगे कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, किसी सर्वर पे डालते हो और उस सर्वर पे रन करते हो तो वो डेफिनेटली HTTP सर्वर होगा, इतना तो कंफर्म है। मतलब आप जेंगो की एप्लीकेशन को रन कर रहे हो और इधर पाइथन manage.py रन सर्वर लिख रहे हो तो ये डेफिनेटली ये जो सर्वर है वो कौन सा सर्वर होने वाला है, HTTP सर्वर होने वाला है। इधर भी देखो कौन क्या लिखा है, गुनिकॉन Unicorn is the recommended HTTP server for use with Django। अब देखो इधर जो WSGI application that can be run multiple Python concurrent processes within a single dyno बोला है ना, तो देखो अब जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना उसके अंदर WSGI करके फाइल बनी जाती है। It exposes the WSGI callable as a model level variable named application। For more information देखो तो देखो ये क्या लिखा है, Django Start Project Management command sets up a simple default WSGI configuration for you which you can tweak as needed for your project and direct any WSGI compliant application server to use। कहने का पर्पज समझ लो कि WSGI सर्वर्स हम यूज कर रहे हैं, हम कौन देखो इधर देखो इतने टाइम के सर्वर्स आपको दिए हैं, हाउ टू यूज Django विथ Unicorn, हाउ टू यूज Django विथ UWSGI, हाउ टू यूज Django विथ Apache and more WSGI, authenticating against the Django's user database for Apache। कहने का पर्पस आप समझ रहे हो, हम WSGI एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो देखो Django.core.wsgi import get WSGI एप्लीकेशन, और जो बाय डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट में सेट कौन सा कर रहा है, पर्टिकुलर Django की सेटिंग मॉड्यूल जो हरे कृष्णा फोल्डर के अंदर settings.py फाइल पड़ी होगी। आपको पता होगा कि हम किसी भी फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो फ्रॉम फाइल का नाम जरूर लिखते हैं पर उधर .py नहीं लिखते। तो उसी तरीके से देखो हरे कृष्णा .settings लिखा मैंने पर इधर settings.py नहीं लिखा मैंने, मतलब ये settings.py पे जा रहा है, उतना तो क्लियर हो गया। हरे कृष्णा फोल्डर के अंदर settings.py मतलब गाड़ी इधर से स्टार्ट होगी, उतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशनल फाइल कौन सी है, settings.py, मतलब एक्चुअल तो WSGI फाइल जिधर से कार स्टार्ट होती है, प्रोजेक्ट Django का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है रन करने का। तो सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं समझ आ गया आपको, ठीक है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग सर्वर में कर सकते हैं। अगर आपको अपाचे सर्वर यूज़ करना है अपाचे यूज़ करो, यूनिकॉर्न यूज़ करना है यूनिकॉर्न, UWSGI यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है आप उसका पर्टिकुलर देखो उस तरीके से ये सेटअप है, सेम टू सेम चीज़ है। जैसे मैंने ये WSGI फाइल बनाई ना उसी तरीके से ये चीज़ ऐसे बनेगी। अगर अपाचे यार उसमें बनाएंगे तो की बात है, ठीक है। देखेंगे एक एक करके, ठीक है।
तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं बहुत डीप में मैंने बताया जिस तरीके से, आज के लेक्चर में मैं नहीं जाने वाला। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, रन सर्वर पे क्यों करना है, क्या है वेब एप्लीकेशन, सब कुछ चीज़ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ। इस पाइथन मैनेज.py रन सर्वर क्यों लिखा वो भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एक सेकेंड, Ctrl+C, पाइथन मैनेज.py रन सर्वर, इधर से भी रन कर सकता था और यही चीज़ इधर से भी कर सकता था। इधर मुझे CD लिख के अंदर आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर यही चीज़ मैं इधर से बंद कर दूं तो इधर डायरेक्ट पाइथन मैनेज.py रन सर्वर, और ये पूरा प्रोजेक्ट एक IP पे रन हो गया। व्हाट इज़ IP, कैसे रन हुआ, कैसे आउटपुट दिया, कौन सी फाइल क्या वर्क करेगी, वाया कंट्रोलर 3 ओपन होगा, सब चीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तब तक आप, आई होप कि इसकी प्रैक्टिस कर दोगे, जेंगो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दोगे, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी आप कर दोगे इस सभी फाइल के रिलेटेड, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँ तो आपको डेफिनेटली पता चले। आपको डेफिनेटली जेंगो स्टार्ट करो तो जेंगो के पहले आपको इतना सब कुछ बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस का यूज़ क्यों करेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जेंगो पूरा 3rd स्टेप है। अब पहले 2 स्टेप हमको नहीं करना है, सीधा 3rd स्टेप शांति से करना है, तो उसके लिए आपको शांति से जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा सर्च करके, थोड़े टॉपिक्स पढ़ पढ़ के ये चीज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना आज के लेक्चर में रखते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।